एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज कोर्ट में मेरी पहली तारीख थी और मुझे जज के सामने पेश किया गया था। सामने ही मेरे बूढ़े माँ बाप इतने मजबूर और परेशान थे। कोर्ट के सारे सबूत और गवाह मेरे खिलाफ थे। जज साहब ने कार्रवाई अगले महीने तक की बढ़ा दी क्योंकि मेरे सफाई में मेरा वकील भी कुछ नहीं बोल पाया था। मेरा जुर्म ये था कि मैं लोगों के घरों में खाना सप्लाई का काम करता था। मैं एक होटल में काम करता था, ऑनलाइन खाना सप्लाई भी करता था। सुबह से शाम तक मेरा बस यही काम था। स्कूटी पर यूं चलता जैसे कोई पायलट जहाज चलाता हो। स्कूटी पर मेरी स्पीड बहुत तेज होती थी। जहां दूसरे सप्लायर दिन के 5 ऑर्डर ही पूरे कर पाते थे, मैं 10 से 12 ऑर्डर कर चुका था। वैसे तो हम जैसे लड़कों का एक ही रोना होता है, बेरोजगारी और गरीबी, लेकिन उस पर भी मेरी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत थी। बस अपने होटल का ड्रेस अगर ना पहनता तो लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाती। आज भी मैं उसी घर के सामने खड़ा था जो पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन वह मुझसे कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी। काफी खूबसूरत टाइप की लड़की थी। मेरे आने से पहले ही अपना दरवाजा खोलकर खड़ी होती थी। जैसे ही मेरी स्कूटी खड़ी होती, उसके चेहरे पर एक दिल फेंक सी मुस्कुराहट आ जाती थी। मैं उसका सामान उसके हवाले करता, वह मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट से देखती थी। साथ ही मुझे पैसे पकड़ा देती थी, थैंक यू कहकर। वहां से मैं चला आता था। पिछले 2 महीने से यही सिलसिला चल रहा था। कभी पराठे, कभी बिरयानी, पनीर, कढ़ाई पनीर, कभी दूसरे सामान वो मुझसे मंगवाती रहती थी। मेरा फोन नंबर उसने उस वक्त लिया जब दूसरी बार उसका ऑर्डर मैंने ही उसके घर पर देने गया था। कहने लगी, हर बार एक नया सप्लायर आता है और मेरे घर का रास्ता उसे याद ही नहीं रहता। कई कई घंटे मुझे उसे समझाने में लग जाते हैं। दाईं तरफ मुड़ जाओ, सीधे सीधे आओ, सफेद रंग का गेट है, बाहर रुक जाओ। लेकिन कमबख्तों को घर का रास्ता ही नहीं मिलता। ऐसा करो, तुम मुझे अपना नंबर देकर जाओ तो मैं तुम्हें ही बुला लिया करूंगी। फिर अपनी आंख दबाकर मुझे धीरे से कहने लगी, तुम्हारी मेहनत के टिप्स मैं 100 रुपए अलग से दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल ठीक है। मेरा घर भी उस लड़की के घर के करीब इलाके में ही था। मैंने सोचा इस तरह कम पैसों में सामान भी पास में ही छोड़ना होगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा और पैसे भी ज्यादा मिल जाया करेंगे। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और अदाएं बहुत दिखाती थी। मैं दिल फेक टाइप का इंसान तो नहीं था, लेकिन सामने वाली जब खुद ही अपना आप पेश करने वाली हो तो फिर फ्री की शराब तो कोई भी नहीं छोड़ता। 2 महीने से मैं उस खूबसूरत हसीना को अलग अलग चीजें देने जाता था, इसलिए उससे बात भी तो हो जाती थी। अब तो वो मुझसे काफी फ्रैंक हो चुकी थी। मुझे कुछ कुछ बातें भी कर लिया करती थी। एक बार सर्दियों के रात में उसने रात के 1 बजे मुझे कॉल की। उस वक्त मैं घर पर पहुंचा ही था। खाना खाकर अपने चारपाई को बरामदे में बिछाकर उस पर लेटकर रजाई में घुस गया। छोटी बहन से कहा कि 1 कप चाय बना दो। रजाई में घुसकर गर्मा गर्म चाय के घूंट भर रहा था जब उस लड़की की कॉल आ गई। मैंने उस समय देखा, रात के 1 बज रहा था। मैंने अजीब सी बोर सी शक्ल बनाई थी। अब ये कौन सा समय है, जरूर ये कुछ न कुछ मुझसे मंगवा रही होगी। मैंने फोन उठाया तो उसकी चहकती हुई आवाज आई। कहने लगी, वेज बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, प्लीज लाकर दे दो ना। मैंने कहा, समय देखा है आपने? इतनी सर्दी हो रही है, मैं इस वक्त रजाई में घुसकर बैठा हुआ हूँ और गरम गरम चाय पी रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसी हालत में आपको लगता है कि मैं अपनी रजाई छोड़कर, गर्मा गर्म चाय छोड़कर आपके लिए पनीर और नान लेकर आऊंगा? जितनी वो मुझसे फ्रैंक हो चुकी थी, मैं उससे कभी कभी हंसी मजाक भी ऐसे ही बातें कह देता था। वह कहने लगी, बहुत भूख लगी है, मेरे घर आज दाल बनी थी और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है, मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। अगर तुम मुझे पनीर और नान लाकर दोगे तो मैं डिलीवरी चार्ज के अलावा तुम्हें 100 रुपए ऊपर से और दूंगी। मैंने कहा कि मैं सिर्फ 100 रुपए की खातिर अपनी रजाई को नहीं छोड़ सकता। मेरी बात पर वह हंसने लगी, कहने लगी, 200 दूंगी, 300, चलो 500 ले लेना। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, आ रहा हूँ। वो कहने लगी, सो स्वीट हार्ट कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसके ऐसे शब्द अक्सर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था उसके घर पर जाऊंगा तो आज मुझ पर एक बम धमाका होने वाला है। मैंने सोचा, रमेश चलो हटाओ ये चादर अपने ऊपर से और अपनी जान को थोड़ी सी तकलीफ दो। वह लड़की काफी खूबसूरत, दुबली पतली सी थी। बाल भी लंबे थे, क्योंकि अक्सर बाल खोलकर ही वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होती थी। मेरे लिए शायद तैयार भी होती थी, क्योंकि मैं जब भी उसका कोई भी सामान देने जाता तो वह एकदम तैयार खड़ी होती थी, जैसे अभी अभी हल्का फुल्का मेकअप करके बाहर गेट पर आई हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन मेरी हैसियत से ज्यादा थी। अच्छे खाते पीते घर से संबंध रखती थी, खूबसूरत भी थी, तो फिर भला मुझ जैसे सप्लायर से क्यों मोहब्बत करने लगी?
उसके तो न जाने कितने चाहने वाले होंगे। फिर मैंने सोचा कि मोहब्बत कहाँ तक तो ताज देखती है, इतनी ज़्यादा भी अमीर नहीं है। हाँ, ये था कि मुझसे थोड़ी ठीक ठाक ही थी। मैं तो एक बहुत गरीब इलाके में एक बहुत ही छोटे और पुराने मकान में रहता था। मकान भी अपना नहीं था, किराए का था। ऐसा लगता था जैसे सारी गरीबी हम पर आकर ख़त्म हो गई हो, या फिर शायद ये मेरी सोच भी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप अपने इसी हाल में खुश थे। तीनों टाइम पेट भर के खाना खाते थे और भगवान का ध्यान करते थे। लेकिन मैं अपने हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था मेरे पापा की मोहल्ले में मिठाई की एक छोटी सी दुकान थी। लेकिन मुझे इस काम से शुरू से ही चिढ़ थी। पापा तो कहते थे कि मेरे साथ दुकान पर आ जाया करो और हलवाई का काम किया करो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ये काम नहीं करना। 2 बहनें थी, घर में कमरे सिर्फ 2 ही थे। एक कमरे में मम्मी पापा होते थे और दूसरे कमरे में मेरी बहनें। इसलिए मुझे बस बरामदा ही मिला हुआ था, जहाँ मेरी माँ एक चारपाई बिछा देती थी और मैं अपनी सर्दियाँ गर्मियाँ वहीं पर गुजारता था। माँ की कमेटी खुली तो माँ ने मुझे एक बाइक दिलवा दी और फिर मैंने सप्लायर बनना पसंद किया। मैंने चाय का खाली कप साइड पर रखा और रजाई से उठकर अपनी जैकेट पहनकर तैयार हो गया। मेरी जेब में 500 रुपये मौजूद थे। मैंने 1 किलो वेज बिरयानी, ऊपर से रायता लिया और रमा के घर सामने जाकर उसे कॉल कर दी। वे कहने लगी, हाँ बस आ रही हूँ। मैं बाहर खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन 10 मिनट हो गए थे, वे नहीं आई। दोबारा मैंने कॉल की तो फ़ोन नहीं उठाया। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ना और मुंह से फूंक मारकर उन्हें गर्म करने की नाकाम कोशिश करने लगा। मेरे मुंह से धुआं निकल रहा था, होठ भी सर्दी के मारे कांप रहे थे। मैं चाह रहा था जल्द से जल्द वो आए और उसे बिरयानी दे दूं और अपने घर चला जाऊं। न जाने बेचारी को कितनी भूख लगी होगी कि उसने रात के 1 बजे बिरयानी मंगवाया था। बहुत देर हो गई, वह नहीं आई तो मैं अपनी बाइक से उतरा, बिरयानी लिया और डोर बेल बजा दी। कुछ देर में जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा था, जो मुझे बड़े गुस्से से घूर रहा था। उसके पीछे रमा डरी सहमी खड़ी हुई थी। कहने लगा, क्या बात है और ये कौन सा तरीका है रात के 1 बजे लोगों को डिस्टर्ब करने का। उस आदमी की बात सुनकर मैं तो हड़बड़ा गया था। समझ नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब दूं। मुझे चुप खड़ा देखकर उसने फिर गुस्से से पूछा, कौन हो तुम। मैंने एक नज़र रमा की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं होटल में काम करता हूँ और घरों में खाना सप्लाई करता हूँ। वेज बिरयानी मंगवाया था ना आपने। वह कहने लगा, किसने मंगवाया था बिरयानी। मैंने तो नहीं मंगवाया था। रमा पीछे खड़ी ना में सिर हिलाने लगी कि मैं ये ना बताऊं कि बिरयानी उसने मंगवाया है। मैंने उसका मकान नंबर देखा, अगले घर का मकान का नंबर बोल दिया। वह कहने लगा, ये हमारा मकान नंबर नहीं है, जाओ यहाँ से। वह बुढ़ा बड़बड़ाते हुए गेट बंद करने लगा, लेकिन मैंने जल्दी ही कहा, उनसे भी पूछ चुका हूँ, लेकिन वह कह रहे हैं कि आपने मंगवाया है। तो मैंने कहा कि देखें, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, शायद मेरे साथ किसी ने शरारत की है। मैं ये 2 किलो वेज बिरयानी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसने भी ये बिरयानी मंगवाया है उसने शायद गलत एड्रेस दे दिया है, इसलिए आप अगर ये रख लें तो मेरे पैसे बच जाएंगे। मैंने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाई थी। मैं चाहता था रमा बिरयानी खा ले, क्योंकि उसने सिर्फ सुबह का नाश्ता ही किया था। वह आदमी कुछ देर तो मुझे देखता ही रह गया, फिर कहने लगा, कितने का है। मैंने कहा, 500 रुपये का। उसने जेब से 500 रुपये मुझे दे दिए और बिरयानी लेकर अंदर चला गया। मैंने सुकून का सांस भरा था। इससे पहले कि मैं बाइक की तरफ पलटता, मुझे उस घर से शोर की आवाज़ आई थी। वह आदमी रमा से कहने लगा, शुक्र करो वह लड़का किसी और का ऑर्डर लाया था, लेकिन अगर मुझे ये पता चल गया कि तुमने मंगवाया है तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाहर के ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शरीफ घर की लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते कि वह हर दूसरे या तीसरे दिन सप्लायर को अपने दरवाजे पर बुलाकर खड़ा कर ले और उससे बातें करे। तुम मेरे घर की बहू हो, मेरे घर की इज्जत हो। अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं जितेंद्र को फ़ोन करके दुबई से बुला लूँगा और तुम्हारे मायके में जाकर भी तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। पकड़ो ये वेज बिरयानी। मैं तो ये खाता ही नहीं हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग चकराया था। ये तो रमा शादीशुदा थी। सोच कर तो मेरा दिल पता नहीं क्यों बुझ सा गया था। शायद मैंने रमा के हवाले से कई सपने अपनी आंखों में सजा लिए थे। उस आदमी की बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया वह रमा का ससुर है और बहुत ही सक्की मिजाज का है, और वह बेचारी न जाने कैसी जिंदगी गुजार रही है। शायद उसका पति विदेश में है। तभी वह अंकल कह रहा था कि जितेंद्र को बुलाऊंगा, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा या फिर तुम्हारे मायके में शिकायत लगाऊंगा। मेरे दिल में रमा के लिए हमदर्दी के जज्बात उभरने लगे थे। अगले दिन रमा की कॉल आई। कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे ससुर के सामने मेरी इज्जत रख ली। मैंने कहा, क्या तुम शादीशुदा हो। वह कहने लगी, हाँ, बस मेरी किस्मत खराब थी जो मैं इस घर में ब्याह कर आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा पति तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। वह कहने लगी, वह दुबई में जॉब करता है,
कई कई महीने नहीं आता, और आ भी जाए तो अपने माँ बाप के सामने नजरें तक नहीं उठा सकता। मुझे क्या सपोर्ट करेगा? मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ था। रामा कहने लगी, तुम नहीं जानते मैं कैसे तकलीफ से जिंदगी गुजार रही हूँ। ये तो थोड़े बहुत पैसे मैं ट्यूशन पढ़ाकर जमा करती हूँ ताकि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, वरना जितेंद्र जितने भी पैसे भेजता है वह सब मेरे ससुर के पास ही आते हैं, और वो मुझे जेब खर्च के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं देते। कहते हैं जब हमारे साथ रह रही हो और खाना खाती हो हम तुम्हें शॉपिंग भी करवाते हैं, अलग से तुम्हें पैसे लेने की क्या जरूरत है। उसकी बात सुनकर मुझे दुख होने लगा। मैंने कहा, तुम्हें जब भी कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, और ये भी बता देना कि तुम्हारा वह खूसट ससुर कब घर पर नहीं होता, मैं उसी समय तुम्हें देने आ जाऊंगा। वह कहने लगी, पता नहीं मैंने तुमसे अपने दिल की बात क्यों कह दी। मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम मेरे लगते ही क्या हो। उसकी दुख भरी आवाज सुनकर मेरा दिल धड़का था। दिल में दबी उसकी मोहब्बत ने करवट ली थी। जी चाहा उसके सारे दुख दूर कर दूं, लेकिन ये सोचकर खुद को रोक लेता था वह किसी और की है, मैं उसको पा नहीं सकता। लेकिन ये भी सच था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, ये जानते हुए कि मैं अपनी मोहब्बत को कभी पा नहीं सकता। एक बार रात के 12 बजे रामा का मुझे फोन आया। कहने लगी, मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं कैसे तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ। अगर तुम्हारे सास या ससुर पीछे से घर में आ गए तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी तो और भी मुश्किल हो जाएगी। वह कहने लगी, वे दोनों गाँव गए हुए हैं, उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर मौत हो गई है। मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। वह बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ ही देर के बाद मैं उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था और वह दरवाजा खोलने के बाद बदहवासी से मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ी थी। उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और मुझे अंदर आने को कहा। मैं ये सोच रहा था कि अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह घर पर बिल्कुल अकेली थी और मेरा इस तरह अंदर जाना ठीक नहीं था। लेकिन वो बेहद डरी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे कुछ देर के लिए अंदर जाकर उसका डर खत्म कर देना चाहिए। मैं अभी सोच विचार में गुम था, तभी रामा बोली, प्लीज अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसके बाद उसने मुझे आंगन में ही बैठा दिया। कहने लगी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। मैं तो बस तुम्हें यही कहने आया था कि तुम अपने घर की खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह से लॉक कर लो। रात को कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि तुम घर पर बिल्कुल अकेली हो। तुम्हें अंधेरे में डर लगता है तो लाइट जलाकर सो जाओ। मैं यही सोचकर तुमसे मिलने चला आया था कि मेरे आने से तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाएगा। अब तुम खुद को रिलैक्स करो और सोने की कोशिश करो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, मैं आज तक कभी अकेली नहीं रही हूँ। ऐसा करो कि तुम आंगन में ही सो जाओ, कम से कम मुझे ये तसल्ली तो होगी कि घर में कोई है। मैंने कहा, रमा ये सब ठीक नहीं है। अगर भगवान न करे तुम्हारे सास ससुर सुबह घर आ गए और अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। और चलो मान भी लो सास ससुर ना भी आए तो क्या पता घर पर कोई और आ जाए और इस तरह मुझे घर पर देखकर लोग बातें बनाएंगे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो। वह कहने लगी, मुझे रात को बहुत डर लगता है। एक बार मेरे ससुर मेरी सास को दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। वह सिर्फ कुछ ही देर के लिए लेकर गए थे और मैं इतनी देर में ही इतना ज्यादा डर गई थी कि चीख चीख कर मैंने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। और इस वक्त तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं रह सकती। अभी हम बात कर ही रहे थे कि बाहर बारिश की आवाज आने लगी। ये देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैं जैसे ही तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा, इतनी ही देर में बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। रामा कहने लगी, ओहो इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी बारिश में घर चला जाऊंगा। मैं ये कह ही रहा था कि जोरदार बादल गरजने लगे थे। रामा डर के मारे मेरे सीने के साथ लग गई। उसकी इस अचानक हरकत ने मुझे अपनी जगह जमा कर रख दिया था। एक करंट की लहर थी जो मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। एकदम मैं रामा से पीछे हटा था। कुछ गलत हो जाने का डर मुझ पर हावी होने लगा था। मैंने कहा, रामा तुम दरवाजा बंद कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी, मत जाओ, रात का समय, ऊपर से इतनी तेज बारिश, मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उस वक्त हम बाहर आंगन में खड़े थे और हम दोनों ही भीग चुके थे। बारिश कम होने के बजाय और भी ज्यादा हो गई थी। फरवरी का महीना था और बारिश का पानी बहुत ठंडा था। ठंड की वजह से अब वो कांपने लगी थी। ठंड तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग से बस यही घूम रहा था कि किसी तरह मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन बारिश कम होने के बजाय और भी तेज हो गई थी।
उसने कॉटन का लाइट ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा था जो बारिश की वजह से भीग कर उसके तन से चिपक गया था और उसकी खूबसूरती को उभारने लगा था। मेरी नज़रों में बेताबी बढ़ने लगी थी। मैंने फौरन से अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं यहाँ से जाना चाहता था, वरना शायद कुछ देर रुकता तो खुद पर काबू नहीं रख पाता। आखिर मैं भी तो एक मर्द था और सामने जब इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हो, वह भी इतने करीब, तो कोई कैसे खुद पर कंट्रोल रख सकता है। मैंने जल्दी से रामा से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन ठीक उसी समय आसमान पर बिजली चमकी और बादलों की गरजने से रामा को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह राकेश कहती हुई मेरे सीने से चिपक गई थी। मैं इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था, और जहां मर्द और औरत अकेले हों तो उनके बीच में तीसरा शैतान मौजूद होता है। मेरी अक्ल ने भी उस वक्त काम करना छोड़ दिया था। बस दिल की धड़कन थी जो उस वक्त रामा के दिल की धड़कनों के साथ धड़क रही थी, क्योंकि वो मेरे सीने से लगकर खड़ी थी। उसने डर की वजह से अपने दोनों हाथों से मेरी कमर को पकड़ रखा था। कह रही थी, राकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। धीरे धीरे मुझ पर भी बेखुदी सी छाने लगी थी। मैं उसे अंदर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। हमारे जज्बात आवे ताब से जाग उठे थे। शैतान हम पर हावी हो चुका था। रामा ने मुझे बस एक ही बार मना किया था, लेकिन मैं तो अपने होश खो बैठा था। मुझे होश उस वक्त आया जब सब कुछ हो चुका था और अब बुरी तरह से पछता रहा था। और रामा रोए जा रही थी। कहने लगी, राकेश, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया था और तुमने ही। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, रामा देखो, जो कुछ हुआ है वह एक हादसा था। रात को बारिश बहुत तेज थी, फिर तुम खुद भी तो मेरे साथ लग गई थी और मैं बहक गया था। वह कहने लगी, मैं तो डरी हुई थी, तुम तो मर्द थे, तुम्हें होश हवास से काम लेना चाहिए था। मैं तो डर के मारे बस तुमसे पनाह मांग रही थी, लेकिन तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैंने कहा, देखो, जो कुछ भी हो गया है उसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है। तुम्हें रात के समय मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। वह कहने लगी, ठीक है, मान लो जो मेरा कसूर है, मैं ही गलत हूँ। उसने अपनी मासूम शकल बनाकर कहा। मैं वापस वहां से चला आया था। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। मैं घर आया तो मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुम रात भर कहाँ थे? मैं नजरें चुराए हुए था। मैंने कहा, मम्मी, रात को बहुत तूफानी बारिश हो गई थी, इसलिए मैं दोस्त के घर पर ही रुक गया था। मेरी माँ कहने लगी, बारिश को रुके हुए 3 घंटे हो चुके हैं और रात को बारिश की खबर पहले ही बता दी गई थी। तुम्हें वक्त पर घर आ जाना चाहिए था। मैं रात भर तुम्हारे लिए परेशान होती रही हूँ। फोन तो कर सकते थे अपने दोस्त के घर से। 100 फोन किए होंगे तुम्हारी बहनों ने तुम्हें, लेकिन तुमने फोन उठाने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं कमरे में चला गया। बहनों से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, इसलिए वह कमरे से बाहर चली आए। वह कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपने किए गए पाप का अभी तेजी से एहसास हो रहा था। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों दिल में एक बेचैनी सी भरी हुई थी। अंदर ही अंदर कोई मुझे कचोट रहा था, जैसे कुछ गलत हो गया हो, बहुत गलत हुआ हो। मुझे रामा की भी चिंता सताए जा रही थी। उसके बाद तो ना रामा का कोई फोन आया था, ना ही मैंने उससे बात की थी। और फिर कुछ दिन के बाद रामा की कॉल आई। मैंने डरते डरते कॉल उठाई थी। वो कहने लगी, राकेश, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जब से तुम गए हो, बस मुझे तुम्हारे ही ख्याल परेशान करते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हारी याद दिल से निकाल नहीं पाती हूँ, और आज जब बहुत बेबस हो गई तो तुम्हें फोन किया है। प्लीज मेरी मोहब्बत को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, देखो, ये सब ठीक नहीं है, पाप है। तुम शादीशुदा हो और मेरे साथ रिश्ता बनाना ये बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारे पति के साथ ये धोखा होगा। वह रोने लगी। कहने लगी, मेरा पति मुझे अपने माँ बाप की सेवा के लिए लाया है। उसने खुद तो परदेश में शादी कर रखी है, अपनी पत्नी के साथ ऐश की जिंदगी गुजर रहा है, और मुझे यहाँ तन्हाई का अजाब झेलने के लिए छोड़ दिया है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। रामा सिसकियों से रोते हुए ये सब कह रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा था। कैसा खुदगर्ज पति था उसका। वह कहने लगी, बस मुझे बात कर लिया करो, अपनी आवाज मुझे सुना दिया करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल भी अब धीरे धीरे रामा की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा था। जब भी दिन के समय वह अकेली होती, मुझे बुला लेती, मुझे अपने कमरे में ले जाती और फिर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करती, मेरे करीब आ जाती। कई बार हम दोनों मोहब्बत के नाम पर पाप कर बैठे थे। एक बार मैं रामा के कमरे में ही था जब उसके घर का दरवाजा बजने लगा। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर हम दोनों का ही रंग उड़ गया था। मैं फौरन से रामा के कमरे में ही छुप गया। वह भी बुरी तरह घबराई हुई थी। कहने लगी, जरूर मेरे ससुर होंगे। जैसे ही वह कमरे में जाते, मैं तुम्हें खिड़की से बाहर निकाल दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं उसके कमरे के पर्दे के पीछे छुप गया था। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला और रामा के मुंह से जितेंद्र का नाम सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था।
उसका पति दुबई से आ गया था। कहने लगा, मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा रमा? वह घबराई हुई थी। वह कहने लगी, बहुत अच्छा लगा। आपको इस तरह अचानक अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसका पति कहने लगा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वह कहने लगी, वह तो किसी रिश्तेदार से मिलने गए हैं। आप नहा ले, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। लेकिन उसका पति उसके करीब आ गया। कहने लगा, रमा तुम्हारे बगैर कैसे मैंने ये समय काटा है, पहले मुझे ये तो बताने दो। रमा का तो सारा ध्यान मुझ पर था। वह बहुत डरी हुई सी लग रही थी। अपने पति से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे अपनी बेताबियां दिखा रहा था। मेरे सामने ही उसने रमा को अपनी बाहों में ले लिया और उससे संबंध बनाया। मुझ पर क्या बीती थी मेरा दिल ही जानता था। मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा था, इसलिए उसे उसके पति के साथ बर्दाश्त करना मुझे मुश्किल लगने लगा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका पति वॉशरूम में गया था। तभी रामा मेरे पास आई, पर्दा हटाई, मुझसे कहने लगी, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मेरे रामा को बाहों में भर लिया। मैंने कहा, रामा अपने पति से दूर रहो वरना मैं उसका खून कर दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारे पति को भी नहीं। उससे कहो कि तुम्हें डिवोर्स दे दे और अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाए। मैं बेहद गुस्से में था। रमा का तो रंग उड़ा हुआ था। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अभी जाओ यहाँ से, मैं बाद में तुमसे फोन पर बात करूंगी। अगर मेरे पति ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आज की रात हम दोनों की आखिरी रात होगी। मैंने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उससे ये कहकर मैं उसके घर से और कमरे से बाहर निकल गया था। उसके बाद तो रमा ने मुझे फोन करना भी छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। जब भी ख्याल आता कि वो अपने पति के करीब होगी, मुझे बेचैनी सी होने लगती थी। मैंने रमा को न जाने कितने मैसेज किए थे। उससे कहता कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। वह मुझे बहाने बहाने करने लगी थी। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की आग लगाकर अब वो मुझसे दूरी बनाने लगी थी। मैं तो अब उसकी संगत के लिए बेचैन होने लगा था। यह शायद पाप की आदत मुझे लग गई थी। एक बार मुझसे रहा नहीं गया तो मैं कढ़ाई पनीर और नान लेकर उसके घर पहुंच गया। दरवाजा उसी ने खोला था। उसे देखकर ही मेरा दिल बेअख्तियार सा होने लगा था। वो मुझे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम क्यों आए हो? मैंने कहा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वह कहने लगी, मेरे सास ससुर अभी अपने कमरे में ही हैं, तुम जाओ। लेकिन मैं घर के अंदर आ गया। मैंने कहा, मैं अपने दिल का क्या करूं? रामा, मैं पागल हो जाऊंगा, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? वह मुझे अपने कमरे में ले गई, मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी खुद समझो। ये कहकर वो मुझसे पीछे हट गई। लेकिन मुझे कहाँ सब्र था। अपने होश उड़ा देने वाले हुस्न के साथ वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं कैसे उससे दूर हो सकता था? कितनी रातें सिर्फ उसे याद करके मैं बेचैनी से काटी थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी बेताबियां दिखाने लगा। उसे बेतहासा चूमना शुरू कर दिया था। मेरी बेताबियां उस समय अपनी चरम सीमा पार कर गई थी। जिसकी आदत उसी ने डाली थी, वह मुझे खुद से पीछे करने की कोशिश में थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। शायद जल्दबाजी में रामा कमरे का दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। सामने उसका ससुर खड़ा था। उसे देखकर तो मेरी भी रंगत उड़ गया था। रामा ने मुझे धक्का दे दिया अपने बचाव के खातिर। वह मुझको बहुत बुरा फंसा चुकी थी। उसका ससुर मेरे करीब आया। मेरे गिरेबान पकड़कर मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ रख दिए और उसके बाद तो उसने मुझे बेतहासा मारना ही शुरू कर दिया था। शोर मचा दिया। मोहल्ले के लड़के जमा हो गए और वह भी मुझे मारने लगे। रामा का पति भी आ गया। उसने भी मुझे बहुत मारा। कहने लगा, तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुम चोरों की तरह मेरे घर में आकर मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने कहा, मैं रामा से मोहब्बत करता हूँ और वह भी मुझसे मोहब्बत करती है। तुम उसे छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि रामा का रंग उड़ा था। वह अपने पति के सामने साफ मुकर गई। कहने लगी, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। मैंने कहा, रामा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमने प्यार किया है, कह दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। वह कहने लगी, जितेंद्र ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है ताकि ये सजा से बच जाए। इसे जेल भिजवा दो। मेरी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। रामा कहने लगी, ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हारे पति के सामने तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। वह औरत झूठी थी, मक्कार थी। उसके पति ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी। वह हर 2 महीने बाद दिल्ली आता था और कई बार उसके साथ दुबई भी जा चुकी थी। उसके पति ने दूसरी शादी भी नहीं की थी और हर महीने उसकी अय्याशी के लिए उसे खर्च भी भेजता था। लेकिन ये उस औरत का शौक था, नौजवान लड़कों को बेवकूफ बनाकर अपना दिल बहलाना। मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था और अब जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। मुझे 3 साल की कैद हुई थी। मेरे बूढ़े माँ बाप वकीलों और पुलिस वालों के पैसे भर रहे थे ताकि मैं जेल से बाहर आ जाऊं। औरत का ये घिनौना रूप मैंने पहली बार देखा था।
पति के होते हुए मासूमियत का झूठा रोना रोकर उसने मुझे इस्तेमाल किया था। जानबूझकर मुझे उस रात बुलाया। बारिश की खबर पहले ही आ चुकी थी कि आज रात तेज बारिश होगी और वह भी जानती थी कि उस दिन बारिश होगी। मुझे बुलाकर उसने जानबूझकर मेरे अंदर हवस की आग लगाई थी। मोहब्बत का नाम देकर वो मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। औरत का ये रूप पहली बार देखा था। आज तक तो मैंने ये सुना था कि मर्द हवस का पुजारी होता है, लेकिन यहाँ तो औरत थी, औरत ही हवस की पुजारन निकली थी। यहाँ तो वह झूठ बोलकर बच गई थी, लेकिन भगवान के सामने क्या करेगी। और गलती मेरी भी थी, मुझे भी ऐसे पाप से बचना चाहिए था, लेकिन मैं बहक गया था। जेल से तो मैं बाहर आ गया था। मेरे माँ बाप ही मुझे बहुत शर्मिंदा थे। मैंने उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे बातचीत छोड़ दिया था। बहनों की भी शादी में दिक्कत हो रही थी। सब कहते थे कि इसके भाई ने एक शादीशुदा औरत पर गलत नज़र डाली थी, पर मेरा दिल जानता था कि वह औरत कितनी चालाक निकली थी। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का यही मकसद है। ऐसी औरतों से हम मर्दों को भी बचना चाहिए। थोड़ी देर दिमागी सुकून के लिए कितने परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। लोग हमें गंदी निगाहों से देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसी औरतों से बचें। हर बार मर्द ही गलत नहीं होते। आप लोग बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।